Hello, scholars. This is Yash, and welcome back to City Point. So, what we are going to do in today's session, in the last session, we concluded with all the classification of subordinate conjunctions. I hope you remember. And in today's session, we have to complete one topic in a one go, and that is correlative conjunction. So, आज के session में we are in a compulsion to complete correlative conjunctions. Why? Because I have to take each and everything that belongs to correlative conjunction in only one session. That is today's session. So fasten your seat belt, and if you are completely fine, then तभी मेरा session लेना. Okay, because आज का session थोड़ा सा लंबा हो सकता है. So what you have to do, you have to be prepared before taking today's session. ठीक है. अगर if you are serious enough to take or to learn about correlative conjunctions, what correlative conjunctions are, then you have to attend this session, otherwise you have to skip this or you can skip this, है ना. चलिए स्टार्ट करें. तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है कंपैरेटिवली, है ना, आई कंपेयर टुडे सेशन विद द प्रीवियस वंस. तो बिकॉज एक ही सेशन में मुझे कंप्लीट करना है पूरा कोरिलेटिव कंजप्शन. ठीक है. हमारा लास्ट टाइम अपना सबऑर्डिनेट कंजम्पशन हो गया था, है ना. तो आज के सेशन में कोरिलेटिव कंजंक्शन बचता है अपना टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में, है ना. पहले हमने क्या पढ़ा था, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि भाई वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. फर्स्ट वन इज व्हाट, coordinating conjunction, then subordinating conjunction, and the third one is correlative conjunctions. और फोर्थ भी होता है कंपाउंड कंजंक्शन, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट वेरी वास्ट एंड इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो यू कैन वी हैव टू स्किप दैट बिकॉज दे आर नॉट गोना बी आस्क्ड एनी क्वेश्चन, है ना. तो आपको क्या करना है, आज के सेशन अटेंड करना है कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ, है ना. तो कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? अच्छा, ये रिलेशन क्या होता है पता है आपको क्या होता है? ये इसमें देखो, ये वर्ड जो लिखा हुआ है कोरिलेटिव, है ना. तो यहाँ पे एक को है और एक रिलेटिव है ना. आपने स्कूल वगैरह देखा होगा, मतलब एक कोएड स्कूल होता है ना. इस तरीके से लिखा रहता है कोएड स्कूल. कोएड का मतलब क्या होता है? को का मतलब वहां क्या होता है? कॉर्पोरेशन, है ना. कॉर्पोरेशन मतलब कोऑर्डिनेशन. ये भी आपने वर्ड सुना होगा. तो मतलब जब क्या होता है, कोऑपरेशन होता है किसी दो पर्टिकुलर एंटिटी के बीच में, तो को का यूज कर देते हैं. तो जैसे कोएड में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो एक होता है बॉयज एंड दूसरा क्या होता है गर्ल्स. ठीक है. तो दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है एक ही क्लास के अंदर. तो दैट इज व्हाई दैट वर्ड इज कोएड, है ना. को एजुकेशन वेयर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर स्टडिंग टुगेदर, है ना. तो ऐसे ही को रिलेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? को रिलेटिव का मतलब हो जाएगा आपका कि भाई व्हेन देयर मस्ट बी अ पेयर, है ना. तो इससे आपको ये पता लग रहा है अ पेयर कैन बी ओवर देयर, है ना. तो एक पेयर जरूरी हो सकता है यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन में. किसी दो एंटिटी की बात करेंगे, किसी दो वर्ड की बात करेंगे, बोथ ऑफ देम मस्ट बी कंजंक्शंस. यानी कि जब कंजंक्शन पेयरिंग के फॉर्म में होगी, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन. सिंपल है, यही है. ठीक है. और दोनों आपस में रिलेट करते हैं. तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो कोरिलेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेता हूं अभी आपके सामने. Correlative conjunctions are the conjunctions which are used in pairs, ना पेयर में यूज होते हैं. तो दैट इज व्हाई इनको जो है क्या बोला जाता है? कोरिलेटिव बोला जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो कंजंक्शन ही होगा. और बहुत सी जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग वाली पार्ट होता है ना. जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इन द बिगिनिंग पढ़ी थी ना, तो उसी में से निकाल के हमने पेयर बना दिए हैं. एंड दैट हैज बिकम व्हाट? दैट हैज बिकम अ कोरिलेटिव कंजंक्शन. तो डेफिनेशन इतनी थी कि अगर कोई कंजंक्शन पेयरिंग में होगा एंड हम उसको यूज करेंगे, ठीक है. अब कैसे यूज करेंगे वी विल बी सीइंग अहेड, और वो क्या हो जाएगा? आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा. ठीक है. चलो आगे बढ़ जाते हैं. तो ये क्या लिखा हुआ है और थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है. किसके बारे में? आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में. ठीक है. और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंजंक्शंस इज दैट. अच्छा, जो कंजंक्शंस होती है ना, एक तो कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है ना, उसी में से कुछ पार्ट बन जाता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का, है ना. तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि भाई जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है हम पेयर में क्यों यूज करते हैं? मेन बात तो ये है कि भाई जब हमारे पास बाकी कंजंक्शंस है, एक हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो अगर आपके पास पहले से ही दोनों है, तो व्हाई वी हैड टू टेक कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस को वापस लाने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब क्या इसकी नीड थी कि भाई हमें इन पेयरिंग ऑफ कंजंक्शंस की जरूरत पड़ी? ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, कैन पुट मोर एम्फोसिस. एम्फोसिस का मतलब क्या होता है? एम्फोसिस का मतलब होता है एक तरह का स्ट्रेस. ये ज्यादा स्ट्रेस देते हैं ऑन एंड मेक clearer the relationship between the words or groups of words than
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि भाई जब हमारे पास पहले से ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो व्हाई वी दैट नियर जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, व्हाई वी ब्रॉट दैट कंजंक्शन इनटू लाइट। हम इसलिए लेके आए हैं इसको लाइट में या सबके सामने या अपने सिलेबस के अंदर, क्योंकि जो वो रिलेटिव कंजंक्शंस होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेस डाल पाती हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, सेंटेंस पे या ग्रुप पे, जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं कर पाती है, या जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो नहीं कर पाती है। सो दैट इज व्हाई इसका यूज इज मैंडेटरी इन सम केसेस, इन सम इंस्टेंसेस, है ना। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी एंड ऑल दी फॉन्ट्स आर विजिबल टू यू। ठीक है, ये है डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, द पेयर्स फॉर्मिंग द कंजंक्शंस मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जो पेयर बनता है ना, जैसे एक ये वाला पेयर हो गया, ठीक है, ठीक है, इसके साथ एक दूसरा पेयर होगा, मतलब दोनों एक तरह का, मतलब एक ये एंटिटी हो गई, एक ये एंटिटी हो गई, तो एक पेयर बन गया। ठीक है, तो बोला जाता है कि भाई दोनों को जैसे यूज करोगे ना, दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस कैसे होंगे? विद द यूज ऑफ वर्ड्स, है ना, एंड द पोजीशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और वो कैसे होंगे आगे देखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने बहुत टाइम लगा दिया कोरिलेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ने में, एंड वी गॉट द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड द अदर कंजंक्शंस टू, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है बोथ एंड। ठीक है, ये पहली आपकी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है वो पेयर में यूज होती है। आपको पेयर दिख रहा है सामने, बोथ के साथ कौन सा पेयर है? एंड का। यानी कि हमेशा जब भी आप बोथ का यूज करोगे और उसके बाद आपको कोई बैलेंस्ड वर्ड की जरूरत है स्ट्रेस डालने के लिए, है ना, तो केवल और केवल एंड का यूज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई बोथ आप अकेले यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज बोथ विदाउट एंड। ठीक है, एंड के बिना भी बोथ का यूज होता है, बट अगर वहां पे जरूरत है किसी एक्स्ट्रा वर्ड की, ठीक है, जिसको आपको बैलेंस करना है विद द यूज ऑफ द वर्ड बोथ, तो वहां पे बोथ के साथ एक ही वर्ड आएगा जो कि कंजंक्शन ही होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज एंड। ठीक है, तो बोथ के साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनता है? एंड का बनता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और इसके बारे में देख लेते हैं। बिफोर यूजिंग दिस पेयर ऑफ कंजंक्शंस कुछ रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। पहला रूल क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट्स आर सेम। अगर दो, आपको पता है सब्जेक्ट होता है ना, बोथ क्या होता है एक तरीके से, क्या है बोथ, है क्या? बोथ एक तरह का एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो इसका काम क्या होता है? सब्जेक्ट का रूप ले लेना। आपको पता है सब्जेक्ट के अंदर दो ही वर्ड्स आ सकते हैं, दो ही पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो बोथ, व्हेन बोथ इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन, तो वहां पे वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बोथ बोल रहा है, मतलब इसको यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर जिन सब्जेक्ट्स का आप यूज कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वहां पे अगर सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, कैसे सेम है देखेंगे, इन बोथ द सेंटेंसेस। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और दोनों में जो सब्जेक्ट है वो सेम है, तो जो पोजीशन होगी ना बोथ की, अगर आपको बोथ यूज करना है किसी दो एंटिटी के लिए, आपको पता है बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब होता है दो या दोनों। तो बोथ हमेशा किस लिए आएगा? दो ही एंटिटी के लिए आएगा। एंटिटी थिंग हो गया, एनिमेट, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी, है ना। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको बोथ की पोजीशन ध्यान रखनी है। अगर बोथ के अंदर जो सब्जेक्ट है जिसके लिए बोथ आ रहा है या जिसको बोथ आगे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो सेम है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सेम है तो पहले पहला सेंटेंस आएगा, उसके बाद बोथ आएगा, उसके बाद आएगा आपका सेकंड सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने सबके लिखे हुए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। द नोवेल इज बोथ आर्केइक एंड इंटरेस्टिंग। द नोवेल इज बोथ आर्केइक एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नोवेल है। व्हाई? बिकॉज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नोवेल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वर्ड है आर्केक, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड, पुराना। और इंटरेस्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में नहीं पता, मतलब इनको इंटरेस्ट जगा सके। तो ये जो दोनों वर्ड्स है ना, एक हो गया आपका आर्केक, एक हो गया आपका क्या? इंटरेस्टिंग। ये किसके लिए आया है? दोनों जो है नोवेल के लिए आया है। ये भी नोवेल के लिए आया है और ये भी नोवेल के लिए आया है। तो सिंपल सी बात है, दोनों वर्ड सेम सब्जेक्ट के लिए आए हैं, दैट इज नोवेल, है ना। तो यही ऊपर वाला आपका पहला रूल बता रहा है कि अगर सब्जेक्ट सेम होंगे उन वर्ड्स के लिए जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस सब्जेक्ट को, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सेम होंगे, ठीक है, बोथ ऑफ द सेंटेंसेस के या बोथ ऑफ द फ्रेजेस के या ग्रुप के, ठीक है, तो आपको बोथ की पोजीशन ऐसे ध्यान रखनी है। ठीक है, द नोवेल इज बोथ आर्केइक और इंटरेस्टिंग, यानी कि उन वर्ड से पहले क्या आ जाएगा? आपका बोथ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यूजिंग दिस पोजीशन ऑफ बोथ, ठीक है, इन स्टेटमेंट, इसकी जगह मैं ऐसे लिखता कि भाई द नोवेल इज आर्केइक, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग बोथ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ना,
द नोवेल इज आर्केक एंड इंटरेस्टिंग बोथ, बोथ की पोजीशन आखिर में डाल देता तो गलत हो जाता, तो यही समझाना चाहता हूँ कि बोथ बोथ की पोजीशन मैटर करती है। बोथ किसी भी दो एंटिटी के लिए आता है या दो वर्ड के लिए आता है, तो यहाँ पे किसके लिए आ रहा है बोथ, एक आर्केइक के लिए आ रहा है जिसका मतलब है पुराना, और एक इंटरेस्टिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सेम है, दैट इज नॉवल, लाइक नॉवल, सब्जेक्ट सेम है, तो बोथ की पोजीशन उन दोनों वर्ड से पहले लगा दो, और एंड भी इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। तो बैलेंस होना चाहिए, बोथ से, बोथ के बाद आए आर्केइक, उसके बाद इंटरेस्टिंग से पहले, या आर्केइक के बाद आए एंड, तो इस तरीके से आपको पेयरिंग ध्यान रखनी है, आगे पीछे नहीं करना है अपने मन से। तो ये है पहला रूल किसका, बोथ का। आगे बढ़ जाते हैं, इफ द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ऊपर वाले में क्या था, सब्जेक्ट सेम था, अगर आप सब्जेक्ट डिफरेंट हो गया तो क्या होगा, बोथ इज पोजीशनड एज फॉलोज, जैसे बोथ पहले आ जाएगा अगर सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है। सब्जेक्ट कैसे डिफरेंट है, वी विल बी सीइंग अहेड, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, या फर्स्ट वर्ड भी बोल सकते हो, या सेकंड सेंटेंस या सेकंड वर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट हो गया है इस वाले सेंटेंस में, एग्जांपल में बोथ आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। लॉस्ट क्या होगी, वर्ब हो गई, और इन दोनों, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है एक ये है और एक ये है, तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए। ऊपर वाले में क्या था, नोवेल एक ही सब्जेक्ट था, इसके लिए भी इसके लिए भी, यानी कि ये दोनों वर्ड एक ही वर्ड के लिए आए थे जो कि एक ही सब्जेक्ट था, नोवेल। लेकिन यहाँ पे जो लॉस्ट वर्ब है, ठीक है, उसके दो सब्जेक्ट है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। सब्जेक्ट को समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो आप, इन दोनों को तोड़ दो, ठीक है, इस सेंटेंस को तोड़ भी सकते हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हो पूरे सेंटेंस को मैं, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, यानी कि दो सेंटेंस हो गए विद द डिफरेंट या टू सब्जेक्ट्स, सॉरी दो सेंटेंस हो गए, हाँ सही तो बोला मैंने, दो सेंटेंस हो गए विद टू सब्जेक्ट्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इसीलिए अगर आप सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए हैं आपके, तो बोथ लगेगा शुरुआत में, दोनों सब्जेक्ट से पहले, यही क्या है आपका रूल कहता है। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो, ठीक है। तो बस ध्यान रखना, सब्जेक्ट अगर सेम है तो बोथ का पोजीशन ऐसे करो, सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो बोथ की पोजीशन पोजीशन ऐसे करो, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाते हैं, कंजंक्शन बोथ मस्ट नॉट बी यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में बोथ का यूज मत करो, क्यों, क्योंकि बोथ अगर नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हो, और बोथ किसके लिए आता है, दो एंटिटी के लिए आता है, हमारे पास पहले ही नेगेटिव पेयर है, नेगेटिव पेयर है, या ऐसा कंजंक्शन है जो नेगेटिव सेंटेंस को यूज करता है, और वो भी दो एंटिटी के लिए ही आता है जो कि है नीदर नॉर। आपको पता है जो नीदर होता है वो दो एंटिटी के लिए आता है ना, जो नीदर होता है दो एंटिटी के लिए आता है, आपको पता है इस बात का। और नीदर का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी नेगेटिव होता है। तो जब पहले से हमारे पास पेयरिंग रेडी है, पेयरिंग है नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ने की, दो सेंटेंस को जोड़ने की, दो वर्ड नेगेटिव वर्ड को जोड़ने की, तो वाई वी आर यूजिंग बोथ और एंड, बोथ एंड, ठीक है, इन नेगेटिव सेंटेंस हमें यूज नहीं करना है। जैसे बोथ चार्ल्स एंड निकोल डिड नॉट अटेंड टुडेज मीटिंग, ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, बिकॉज वी कुड हैव यूज्ड नीदर नॉर इंस्टेड ऑफ द अबव वन, है ना। नीदर चार्ल्स नॉर निकोल अटेंडेड टुडेज मीटिंग, है ना। तो जब ऑलरेडी हमारे पास नीदर नॉर है जो कि नेगेटिव पेयर को फॉर्म करती है, ठीक है, और दो, ये भी दो के लिए आती है, अरे मैंने क्या कर दिया, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है ना। तो ये बस ध्यान रखो, ठीक है। तो नीदर नीदर के साथ नॉर की पेयरिंग होती है, इस बात का पता है, और दो ही एंटिटी या दो ही थिंग या दो ही ऑब्जेक्ट के लिए आती है ना, या दो ही सब्जेक्ट के लिए आती है ना। तो हम का यूज नहीं करना। फोर्थ वाला क्या कहता है, बोथ मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय एंड नॉट विद एज वेल एज, ठीक है। आपको पता है कि एज वेल एज जो होता है वो भी दो वर्ड को जोड़ता है, ठीक है। एक तो एज से पहले जो आएगा, और इस वाले एज के बाद जो आएगा, तो दो को जोड़ेगा। एज वेल एज भी क्या है, एक तरह का फ्रेज ही है जो दो वर्ड्स को जोड़ेगा। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि अगर एज वेल एज भी वही काम करता है जो एंड करता है, क्योंकि एंड का भी काम क्या होता है, एंड का काम क्या होता है, दो वर्ड को जोड़ना, एक आने वाले अपने पहले से और दूसरे वाले से एंड को जोड़ेगा। तो अगर तुम सोचोगे भाई एंड भी वही काम करता है जो एज वेल एज करता है, ठीक है, दोनों दोनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट यूज देम टुगेदर, ठीक है। तुम उनको साथ साथ यूज नहीं कर सकते हो, या बोथ के साथ आप एंड की जगह ये सोचो एज वेल एज आ जाए, वो गलत है। जैसे बोथ ब्रदर एज वेल एज सिस्टर वाज एब्सेंट, गलत हो गया, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज मत करो, जो पेयरिंग जिसके साथ फिक्स है उसी के साथ यूज करो, ठीक है। तो बोथ ब्रदर एंड सिस्टर वर एब्सेंट होगा, एंड विद दिस बोथ की पेयरिंग एंड के साथ कंप्लीट हो गई है विद गुड एग्जांपल्स, गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट एंड यू मस्ट हैव गॉट। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अपना हो गया बोथ हैंड, ठीक है। अब करेंगे ईदर और नीदर नॉर, तो दो पेयरिंग है अपने पास, एक ईदर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, नीदर नॉर वाला हमने पहले एग्जांपल देख लिया, पता रहना चाहिए,
कि हमेशा ईदर के साथ जो पेयरिंग बनेगी वो और के साथ बनेगी, नीदर की जो पेयरिंग बनेगी नॉर के साथ बनेगी। ठीक है, इसके बारे में और देख लेते हैं। बोथ ईदर एंड नीदर आर यूज फॉर टू एंटिटीज, ये केवल दो एंटिटी के लिए यूज होते हैं। एंटिटी मतलब कुछ भी मान लो, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी। अब जो नीदर होता है वो नेगेटिव काउंटर पार्ट होता है ईदर का, यानी कि अगर ईदर पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ेगा, ये पॉजिटिव वर्ड को जोड़ेगा, तो नीदर क्या करेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव वर्ड को जोड़ेगा। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, जोड़ना। बट, और दोनों दो ही एंटिटी को जोड़ते हैं, बट ईदर जोड़ता है पॉजिटिव वन को एंड नीदर जोड़ता जोड़ता है नेगेटिव वन को। ठीक है, अब इसमें भी कुछ रूल्स है एसोसिएटेड विद दिस पेयर ऑफ कंजंक्शन या दीज पेयर ऑफ कंजंक्शंस, देख लेते हैं। दीज पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस देख लेते हैं। व्हाइल यूजिंग बोथ द पेयर ऑफ कंजंक्शंस द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी नोटेड। पहला, when two or more singular subjects are joined by these pairs a singular verb is used। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो या कभी कभार दो से ज्यादा भी हो सकता है, मैंने आपको आपको बताया कि नीदर नॉर ईदर और केवल दो एंटिटी को जोड़ता है, लेकिन लेकिन कभी कभी आप दो से ज्यादा वर्ड्स को भी जुड़वा सकते हो यूजिंग ईदर और नीदर। कैसे देखेंगे आगे, एग्जांपल है मेरे पास इसका। व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट का आप यूज कर रहे हो और उस टाइम पे आप किसका यूज कर रहे हो, या तो नीदर नॉर का, मतलब या तो नीदर नॉर का या ईदर और का। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इस बात को ध्यान रखो, कैसे आएगी देखते हैं। ईदर नोरा और जैज इज गोइंग टू विन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ईदर नोरा और जैज इज गोइंग टू विन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। या तो नोरा या जैज, ठीक है, दो हो गए। ठीक है, क्या करने वाले हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतने जा रहे हैं, है ना, सिंगिंग कंपटीशन जीतने जा रहे हैं, या तो नोरा या जैज। अब यहाँ पे नोरा अकेली है, सिंगुलर है, और जैज भी अकेला है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ईदर और में क्या होता है और नीदर नॉर में क्या होता है, जो और के बाद वर्ड आता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे और भी है। ऐसे नीदर का एग्जाम्पल, नीदर नॉर, नोरा नॉर कैसा, ऑलमोस्ट सेम सेम है, बस एक का एडिशन है। नीदर नोरा नॉर जैज इज गोइंग टू विन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या हो गया, ना ही नोरा जीतेगी और ना ही जैज यह जीतने वाली है या जीतने वाला है सिंगिंग कंपटीशन को, या जीतने जा रहे हैं या जीतने जा रहे हैं नोरा और जैज। मतलब इसका कंफ्यूज कर दिया मैंने, ना ही नोरा और ना ही जैज, ठीक है, जीतने जा रहे हैं सिंगिंग कंपटीशन, यानी कि दोनों ही नहीं जीतेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव में भी ऐसा ही है, नीदर नॉर के साथ भी यही होता है। ठीक है, नॉर से पहले नीदर लगा दिया, पोजीशन भी ध्यान रखनी है कि अगर नॉरा से पहले नीदर लगाए, इस सब्जेक्ट से पहले नीदर लगाए, तो इस दूसरे सब्जेक्ट से पहले नॉर लगना चाहिए, नॉर आगे पीछे नहीं करना है। और यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि अगर और के बाद और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसके सेंटेंस आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया है। अब देखो मैंने आपको बताया कि भाई दो से ज्यादा भी आप एंटिटी को जोड़ सकते हो यूजिंग ईदर और नीदर। एग्जांपल ये रहा। ठीक है, एंड करके नहीं जोड़ोगे फिर भी और ही यूज होगा। ठीक है, ईदर टॉम, डिक और हैरी वॉज देयर व्हेन दी एक्सीडेंट टुक प्लेस। ये बोलना चाह रहा है या तो टॉम या डिक या हैरी। ठीक है, तो आखिर में जो ऑप्शन होगा ना, आखिर में जो एग्जांपल होगा उससे पहले और लगा दो। ठीक है, हैरी भी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई वॉज। ये मत सोचना यहाँ पे दो से ज्यादा हो गया है तो प्लूरल वर्ब लगा दो, नहीं, हमेशा और नॉर के बाद जैसा नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आएगी। ठीक है, तो और के बाद हैरी है विच इज सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ना ही टॉम, नहीं सॉरी, ना ही नहीं सॉरी, गलती से निकल गया। या तो टॉम या डिक या हैरी वहां थे जब एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव गॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कहता है, सेकंड वाला, when one of the subjects connected by these pairs of conjunctions is singular। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भाई अगर, ठीक है, पहले दो सब्जेक्ट थे दोनों ही सिंगुलर था। ठीक है, अगर एक प्लूरल हो जाए, एक सब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, जो कनेक्टेड है किसके साथ, ईदर और के साथ या नीदर नॉर के साथ। ठीक है, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट, अगर ईदर और का केस होगा तो और के बाद आएगा, प्लूरल प्लूरल, और नीदर नॉर का केस होगा तो नॉर के बाद आएगा। ठीक है, इनसे पहले और नॉट से पहले यहाँ पे केवल सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, अगर दोनों ही प्लूरल होंगे तो क्या होगा, दोनों जगह प्लूरल आ जाएगा। लेकिन अगर एक प्लूरल है एक सिंगुलर है तो प्लूरल आएगा यहाँ। ठीक है,
और सिंगुलर आएगा इनसे पहले, ये बोलना चाह रहा है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, जो और के बाद और नॉर के बाद वर्ड है, प्लूरल वर्ड। तो यानी कि अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये बोलना चाहता है, यही मैंने आपको बता दिया। जैसे इधर डैनियल और हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इज क्या है, रेड में हो गया, यानी कि गलत है। ये क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने जैसा बताया, ईदर में और आता है ना, तो और के बाद आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको यहां नहीं रख सकता था, मैं ऐसे नहीं बोल सकता ईदर हिज फ्रेंड्स और डैनियल, नहीं। हमेशा अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल है, तो प्लूरल हमेशा और हमेशा और के बाद आएगा, या नॉर के केस में नॉर के बाद आएगा, है ना। तो यहाँ पे वर्ब भी अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स आएगी, तो फ्रेंड्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। हिज नहीं आएगा, आर आएगा। बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम दी फुटबॉल टीम, इसका मतलब क्या हो गया? या तो डैनियल या उसके दोस्त रिजेक्ट किए जा रहे हैं फुटबॉल टीम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नीदर चार्ल्स नॉर हिज पेरेंट्स वर टोल्ड टू अटेंड द पेरेंट्स मीटिंग, कि भाई ना ही चार्ल्स और ना ही उसके माता पिता को बोला गया पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए, है ना। पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, तो नीदर नॉर के साथ भी क्या होगा? चार्ल्स आ गया नीदर के साथ, जो कि सिंगुलर है, ठीक है। और नॉर के साथ आ गया आपका हिज पेरेंट्स, जो कि प्लूरल है। तो वर्ब भी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स ही आएगी, जो कि प्लूरल है ना। ना ही चार्ल्स को बुलाया गया और ना ही पेरेंट्स को, उसके माता पिता को बुलाया गया मीटिंग अटेंड करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड वन। व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ईदर और नीदर नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, द वर्ब अग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो लिखा हुआ है कि मतलब ईदर और के केस में और के बाद वाला सब्जेक्ट, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। और नॉर, नीदर नॉर के साथ भी यही होता है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे सामने, इसके साथ आपको अच्छे से और समझ में आएगा। पहला सेंटेंस क्या कहता है कि भाई, अच्छा यहाँ पे चॉइसेस दे रखी हैं, दोनों में से एक सही है, सो दैट इज व्हाई मैंने इसको पहले ही मार्क नहीं किया, सो दैट आई कैन टीच यू दिस थिंग ड्यूरिंग दी लाइव सेशन या ड्यूरिंग दी सेशन, ड्यूरिंग दी रिकॉर्डिंग, ठीक है। इधर यू और आई, एम आएगा या आर आएगा, तो ब्लेम। ये क्या बोलना चाहता है? या तो तुम या मुझे ब्लेम, हम ब्लेम, मैं ब्लेम को हूं, मतलब मेरे को ब्लेम करना है ना। तो क्या आना चाहिए बताओ? बताओ। यहाँ पे इधर के साथ क्यों है, और के साथ आई है, तो वर्ब जो आएगी ना, वर्ब वो और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे एम आएगा, आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आई है, ठीक है। तो और के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगी आपकी वर्ब। ये वाला देख लेते हैं, नीदर यू नॉर आई, यहाँ पे भी एम ही आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर के बाद क्या है? आई है। आई के अकॉर्डिंग क्या आता है? एम ही आता है, आर नहीं आता आई के साथ। अब ये देख लेते हैं, नीदर आई नॉर शी, अब यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा, एम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? नॉर के बाद शी है, जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है आपका? इज आएगा, प्रेजेंट। नेक्स्ट क्या है? इधर आई और यू, अब बताओ क्या आएगा? आर आएगा, है ना। एम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि और के बाद क्या है? यू, और यू के साथ प्रेजेंट में केवल और केवल क्या आता है? आर आता है, एम नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एरर के फॉर्म में या फिलिप्स के फॉर्म में, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब फोर्थ इसका एक रूल और है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? इधर और नीदर और के साथ, देख लेते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो, ठीक है, तो ईदर या नीदर इट्स बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये क्या कहना चाह रहा है? वी विल सीइंग इट बाय द एग्जांपल्स। ईदर रोनी कैन स्टडी अब्रॉड और एमिली कैन। देखो, इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या बोला जा रहा है? ये बोलना चाहता है कि भाई या तो रॉनी पढ़ेगा अब्रॉड या एमिली पढ़ेगी, या पढ़ सकती है, नहीं पढ़ेगी नहीं, पढ़ सकती है, कैन है ना, हाँ। तो या तो रॉनी पढ़ सकता है अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर, देश से बाहर, ये एमिली पढ़ सकती है ना। तो यहाँ पे एक ये सब्जेक्ट हो गया और एक एमिली सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों सब्जेक्ट क्या है? आपस में अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है? ईदर या नीदर को सेंटेंस की शुरुआत में रखना है, लाइक ओवर हियर, है ना। बस यही है, और कुछ नहीं है। और नीदर शैली विल टेक अ लीव नॉर हर कॉलीग विल टेक अ रेस्ट, ठीक है। वैसे बोलना तो ये क्या चाह रहा है? ये सेंटेंस बोलना चाह रहा है कि ना ही शैली लीव लेगी, छुट्टी लेगी, और ना ही उसका दोस्त जो कि कॉलीग है ना, कॉलीग है, वो क्या करेगा? रेस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि बोथ ऑफ देम आर डूइंग हार्ड वर्क, है ना। तो ये सेंटेंस यही बता रहा है, बोथ ऑफ देम आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क, है ना। तो लेकिन ये फिर भी गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि पोजीशन गलत हो गई है। पोजीशन ये आप कह सकते हो रूल ऑफ इन्वर्जन। आपको मैंने जो है, व्हेन आई टॉट यू एडवर्ब इन द एडवर्ब सेशन, आई टॉट यू कि दे एक रूल होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन बोला जाता है। वो कहता है कि अगर शुरुआत में सब्जेक्ट में
ठीक है, सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन नहीं है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस की शुरुआत में, तो आपको पता है सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आएगा, और कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, लाइक आपका एडवर्ब हो गया, है ना, तो वहां पे आप क्या करोगे, रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करोगे। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है, सेंटेंस उल्टा कर देता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है शुरुआत में, ठीक है, तो वर्ब लगा दो। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है, सपोज करो एडवर्ब है सेंटेंस की शुरुआत में, तो वर्ब लगाओ यहाँ, सब्जेक्ट लगाओ यहाँ, तो ये सेंटेंस कैसे हो गया, उल्टा हो गया, है ना। तो ये है आपका रूल ऑफ इन्वर्जन। तो ये ही बोल रहा है इस वाले सेंटेंस के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, नीदर शैली, ठीक है, शैली क्या आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब आ गई, ठीक है, तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब आ गई, ठीक है। टेक अ लीव, नॉर, ठीक है, नॉर है अब यहाँ पे, नॉर के बाद सब्जेक्ट आ गया है, तो ये गलत हो गया है, ठीक है। नॉर क्या है, एक तरह का एडवर्ब है, नॉर क्या होता है, एक तरह का एडवर्ब होता है, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो अगर एडवर्ब शुरुआत में आ गए तो पहले वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, जो कि हर कॉलीग जो कि एक सब्जेक्ट है वो यूज कर रखा है, उसके बाद वर्ब यूज कर रखी है, तो ये वाला सेंटेंस दोबारा फॉलो नहीं होगा अगर एडवर्ब शुरुआत में है तो, ठीक है। तो नॉर के बाद ये और के बाद, ठीक है, अगर सेंटेंस आगे बिगिन करना है तो किसका यूज करो, पहले वर्ब का यूज करो, देन आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, और इसके साथ भी यही है। तो ये कैसे बनेगा, नीदर शैली विल टेक अ लीव नॉर विल हर कॉलीग टेक अ रेस्ट, ठीक है। तो नॉर हो गया एडवर्ब, उसके बाद हो गया आपका वर्ब, उसके बाद हो गया आपका सब्जेक्ट, जो कि रूल ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है। अगर अब अभी समझ नहीं आया तो आई एम नॉट गोना टीच यू अगेन, व्हाई, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन फॉर रूल ऑफ इन्वर्जन एंड एडवर्ब पार्ट, ठीक है, यू कैन वॉच इट आउट। आगे बढ़े। अब ये आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाता है कैंडिडेट की भाई ये क्या कैसे पेयरिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना, नॉट ओनली की पेयरिंग किसके साथ होती है, हमेशा बट ऑल्सो के साथ होती है, ठीक है। कभी कभार ऑल्सो रिमूव कर दिया जाता है, बट आता है अकेला, फिर भी आपको ध्यान रखना है, एसएससी में इतना नहीं पूछेंगे, ठीक है, एसएससी में केवल ये पूछेंगे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कहता है, द कंजंक्शन यूज टू एम्फसाइज दैट ऑल्दो समथिंग इज ट्रू, समथिंग एल्स इज ट्रू टू, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो कब आता है कि भाई अगर कोई चीज सही है तो दूसरी भी सही है उसके साथ साथ, इस तरीके से मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया। In this pair of conjunction, not and not only are the units used with but to form correlatives, बता ही दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड बट ऑल्सो भी यूज होता है, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता दिया है कि हमेशा आपको एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये ध्यान रखना है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगाना है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑल्सो रिमूव हो जाता है, बट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस नॉट गोना बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एसएससी एसएससी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो भी है मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बता दी है। चलो, अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है रूल्स, बिकॉज ऑल द रूल्स आर associated with many of the consumption, the same is with this, तो रूल इसके साथ भी बनता है, क्या बनता है, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ विद द एग्जांपल्स, ठीक है। आई डू नॉट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, तो जो भी लिखा हुआ है मैं आपको अपने शब्दों में बताऊंगा बाय मूविंग विद द एग्जांपल्स ओनली। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही नॉट ओनली वॉज अ पोएट बट ऑल्सो अ राइटर, ठीक है। आपको बैलेंस बना के चलना, ये भी मैंने आपको बताया था, बनाया जस्ट स्टार्टेड दिस लेक्चर की भाई जो पेयरिंग होती है कि जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे एक ये आपका पेयर है, मतलब एक ये वर्ड है एक ये वर्ड है, दोनों कंजंक्शन है, ठीक है, दोनों कंजंक्शन है, इस बात का ध्यान रखना है, बैलेंस करने के लिए आपको बैलेंस भी ध्यान रखना होता है, केवल पेयरिंग से काम नहीं चलेगा। ये मत सोचना कि भाई तुमने जो है बोथ के बाद एंड लगा दिया, सही है, कभी कभार उसके साथ जो वर्ड यूज है, मतलब दोनों कंजंक्शन, दोनों कंजंक्शन के साथ जो भी वर्ड यूज है वो सेम होने चाहिए, मतलब इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा पेयरिंग याद करने से काम नहीं चलेगा, जैसे अगर ये दोनों पेयरिंग है, ठीक है, ये भी पेयरिंग है, ये भी पेयरिंग है, मतलब सॉरी ये दोनों वर्ड्स हैं और ये एक पेयर है, ठीक है, ये कंजंक्शन का पेयर है, अगर इस वर्ड के बाद एडजेक्टिव आ रहा है ना, और अगर इस वर्ड के बाद नाउन आ रहा है तो गलत हो गया है, तो इसे कहते हैं बैलेंस होना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाउन की जगह आपको एडजेक्टिव का ही यूज करना है इस वाले में भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो हमेशा पेयरिंग याद करने से काम नहीं चलेगा, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए यू कैन गेट सम क्वेश्चंस, टफर क्वेश्चंस, है ना। तो यही मैंने बता रखा है, ठीक है, ये जो बैलेंस वाली बात लिखी हुई है ना, यही मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया है। और हाँ, इसके साथ भी क्या यूज होगा, रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होगा अगर नॉट ओनली के बाद क्या आता है, कोई सब्जेक्ट या वर्ब आती है, क्योंकि नॉट ओनली क्या है, ये भी एक तरह का पेयर है जिसमें नॉट आ रहा है, नॉट क्या होता है, एक तरह का एडवर्ब होता है, और एडवर्ब क्या होता है, एक तरह का सब्जेक्ट नहीं होता है,
सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आएंगे, तो नॉट ओनली के बाद, ठीक है, नॉट ओनली के बाद अगर आपका सेंटेंस बनता है तो पहले वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, लाइक व्हाट द रूल ऑफ इन्वर्जन सेज, ठीक है। जैसे अब ये वाला सेंटेंस गलत हो गया पहले वाला, अब तुम पहचान जाओगे क्यों गलत हो गया। ही नॉट ओनली वॉज अ पोएट बट ऑल्सो अ राइटर, ठीक है। आपको पता है पेयरिंग बिल्कुल सही है, कभी कभार तुम कंफ्यूज हो सकते हो, सपोज करो एरर में आ जाए और आप नो एरर पिक कर दो, अगर ये मैं ना बताऊं कि भाई आपको इक्वेशन बैलेंस भी करनी है, सेंटेंस में जो वर्ड्स है उन्हें बैलेंस भी करने हैं, आपको पता लग गया कि भाई नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है और ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, और आपको लग सकता है कि भाई दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेक दी नो एरर वन एज एन योर आंसर, बट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज आपको सेकंड बार ये भी देखना है कि क्या वो पूरा सेंटेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ कंजंक्शन बैलेंस है या नहीं है। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसे लिखा जाएगा ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ राइटर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किसका करना है? कंपैरिजन करना है आपको, एक तो उसका पहला प्रोफेशन पोएट और दूसरा राइटर, ठीक है। अगर ऊपर वाले में राइटर से पहले बट ऑल्सो लिखा हुआ है, नीचे वाले में पोएट से पहले, मतलब इस वाले में पोएट से पहले नॉट ओनली क्यों नहीं लिखा हुआ? तो बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस नहीं है। तो भाई यहाँ पे वर्ब बीच में आ गई, यही क्या है, इम्बैलेंस हो गया है स्टेटमेंट। तो इसको कैसे लिखोगे? ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ राइटर, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि अगर इसके साथ नाउन है तो इसके साथ भी नाउन आना चाहिए, इसके साथ एडजेक्टिव है तो इसके साथ भी एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ऊपर वाले में बस क्या गलती थी कि भाई पोएट से पहले जो इसका प्रोफेशन है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है कि भाई वो पोएट नहीं राइटर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो राइटर से पहले बट ऑल्सो है, लेकिन यहाँ पे पोएट से पहले नॉट ओनली नहीं था, बीच में क्या आ गया, वॉज आ गया, यही गलती थी, ठीक है। और रूल ऑफ इन्वर्जन के एग्जांपल हो गए आपके ये, नॉट ओनली इज माय मदर अ हाउसवाइफ बट आल्सो अ ग्रेट शेफ, कि भाई मेरी मॉम केवल हाउसवाइफ ही नहीं है, ठीक है? मेरी मॉम केवल हाउसवाइफ ही नहीं है, एक ग्रेट शेफ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बैलेंस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल ऑफ इन्वर्जन क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि नॉट ओनली है, इसके बाद इज क्यों आएगा? क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है कि नॉट ओनली के बाद के पहले आएगी वर्ब, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। रूल ऑफ इन्वर्जन को भी मत भूलना। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, पेयरिंग, उसके बाद बैलेंसिंग एंड थर्ड आपका क्या है, रूल ऑफ इन्वर्जन, इन सब कंस्ट्रक्शन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है, नॉट ओनली इज ही क्लेवर बट ऑल्सो हैंडसम, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे हैंडसम से पहले तो आ गया बट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे क्लेवर से पहले नॉट ओनली क्यों नहीं आया? यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन भी फॉलो करना है ना। अगर सेंटेंस शुरुआत हुआ है, या तो इसको ऐसे बना दो, या तो इसको ऐसे बना दो, ही इज नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो हैंडसम, वैसे भी सही था। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली से सेंटेंस शुरुआत नहीं हो सकती है, नॉट ओनली से भी सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है, लेकिन लेकिन आपको रूल ऑफ इन्वर्जन भी फॉलो करना है ना, ये वाला, ठीक है। तो एक रूल के चक्कर में दूसरे रूल को आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हो, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप यूज करोगे, नॉट ओनली देन वर्ब आएगी देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नॉट ओनली पे भी बहुत बात कर ली। अब है हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है। इन चारों वर्ड्स के साथ जो पेयरिंग बनती है वो किसकी बनती है? या तो आपकी बनेगी वैन के साथ या बिफोर के साथ, ठीक है, इनकी जो पेयरिंग बनती है, ठीक है। इन चारों वर्ड्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही, ठीक है। क्या बोला मैंने? मुश्किल से ही, ठीक है। और चलो अब देखेंगे अब कंस्ट्रक्शन, इसके साथ दो तरह की कंस्ट्रक्शन यूज होगी। अगर सेंटेंस में शुरुआत में हार्डली, स्कार्सली, बेयरली या रेयरली चारों में से एक शुरुआत में आ रहा है, तो पहले आप किसका यूज करोगे? हैड का, क्योंकि इसमें भी रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, सारी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब अगर शुरुआत में आएगी सेंटेंस के, दोबारा बोल रहा हूं, तो पहले वर्ब आएगा देन सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब जो कि हैड है वो आया है, ठीक है। अब समझ में आ गया, हैड, वर्ब, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो रूल ऑफ इन्वर्जन को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है व्हेन यू आर डूइंग व्हाट, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो उसके बाद सब्जेक्ट देन पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्यों? क्योंकि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। उसके बाद वैन का यूज कर दो, या बिफोर भी आ जाता है, बिफोर भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है शायद, ठीक है। और वैन का यूज कर दो, फिर सेकंड सेंटेंस को यूज कर दो। या अगर सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, दो है, और मतलब दोनों कंस्ट्रक्शन सेम है, या दोनों कंस्ट्रक्शन का आप यूज कर सकते हो। अगर सेंटेंस में शुरुआत में क्या है, सब्जेक्ट है, तो हैड, ठीक है। फिर अगर सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट है तो वैसी जो सिंपल सेंटेंस होता है वैसी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज करो, है ना। तो अगर ऑलरेडी
सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब लगा दो, है ना। उसके बाद वर्ब कौन सी हो गई आपकी, हैड हो गई। उसके बाद ये चारों में से कोई एक वर्ड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, देन व्हेन या बिफोर, उसके बाद सेकंड सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये वाला गलत हो गया, क्यों हो गया, हार्डली ही आस्क्ड हिज फादर फॉर पॉकेट मनी व्हेन हिज फादर गॉट अपसेट बिकॉज ऑफ हिज पुअर मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। एक्चुअली में बोलना चाह रहा है कि भाई मुश्किल से ही वो अपने पापा से पॉकेट मनी मांग पाता है जब उसके पापा नाराज हो जाते हैं उसके एनुअल एग्जाम के पुअर मार्क्स के कारण। ठीक है, लेकिन फिर भी सेंटेंस गलत क्यों हो गया, क्योंकि हार्डली सबसे शुरुआत में लिखा हुआ है तो ये वाला रूल कोई फॉलो नहीं कर रहा। पहले क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, देन क्या आएगा, ही। बस इसके कारण ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया था, इसकी पोजीशन गलत थी, है ना। तो हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, चारों में से कोई वर्ड, ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करोगे, पहले क्या लगाओगे, वर्ब, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट। ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ही देख लेते हैं और कुछ लिखा हुआ है तो। हाँ, ये मैंने बता दिया, रूल ऑफ इन्वर्जन आपको फॉलो करना है। ठीक है, और ये मैं बता दिया रूल ऑफ इन्वर्जन कैसे फॉलो होता है ना। और उसके बाद ये वाला सेंटेंस एक बार देख लो, आई एंड माई फ्रेंड्स हैड स्कार्सली गॉट इन टू द क्लास बिफोर या वेन, दोनों ही सही है। तो ये आ गया ना एग्जाम्पल आपका बिफोर या वेन का। तो इन सारे वर्ड्स के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वेन मिलेगा, लेकिन अगर बिफोर भी आ जाए तो उससे आगे हटके देखना कि भाई पेयरिंग में कोई गलती नहीं है। ठीक है, फिर देखना क्या, अपना बैलेंसिंग, उसके बाद रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम, तो क्या बोलना चाह रहा है कि भाई आई एंड माय फ्रेंड्स, ठीक है, मैं और मेरे दोस्त, ठीक है, मुश्किल से ही क्लास में जा पाते हैं टीचर के एंटर करने से पहले या जब टीचर एंटर करता है। ठीक है, तो यही ऐसे ही बोला हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बट करके मैंने क्या लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि शी हैड स्कार्सली गॉट रेडी देन देन द टाइम गॉट ओवर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब टाइम ओवर हो जाता है उससे पहले या जब टाइम ओवर हो जाता है तो मुश्किल से ही रेडी हो पाती है। ठीक है, तो ये फिर भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पेयरिंग का एरर है, यहाँ पे पेयरिंग का एरर है। अभी भी स्कार्सली के साथ देन नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, व्हेन या आपका बिफोर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मैंने, कभी भी आप पेयरिंग का ध्यान रखो, सबसे पहले पेयरिंग, उसके बाद बैलेंसिंग, देन आपका क्या हो गया, रूल ऑफ इन्वर्जन। तो देन, सून, देन ये कभी यूज नहीं करने हैं, केवल बिफोर का यूज करो या व्हेन का यूज करो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब है नो सूनर, उसके बाद देन। ठीक है, नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है। ये जो नो सूनर है ये सून वर्ड से बना है, और इससे पहले नेगेटिव नो क्यों लगा दिया है, उसका एक रीजन है। ठीक है, देखेंगे। तो अभी पेयरिंग ध्यान रखो कि नो सूनर की पेयरिंग किसके साथ होती है, देन के साथ होती है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी है नो सूनर यूज करते हुए ये है, नो सूनर सेंटेंस की शुरुआत में लगा दो, उसके बाद डू या डज लगा दो। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, क्यों, क्योंकि रूल ऑफ इन्वर्जन है, डू या डज वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट फॉर्म है तो आगे भी प्रेजेंट फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद देन की पेयरिंग होती है इसके साथ, या नो सूनर के बाद हैड लगा दो। ठीक है, पास्ट हो गया, सब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म विद हैड। ठीक है, फिर देन का यूज कर दो, फिर पास्ट टेंस का यूज होगा आगे, क्योंकि अगर हैड से आप पास्ट को इंडिकेट कर रहे हो तो अगर आगे कोई आप सेंटेंस को फॉरवर्ड करोगे तो वो भी तो पास्ट में होगा। ऐसे तो कर नहीं सकते कि भाई पहले पास्ट कर दिया उसके बाद प्रेजेंट कर दिया, फिर प्रेजेंट कर दिया फिर पास्ट कर दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, और पास्ट में है तो भी पास्ट में ही रहेगा। ठीक है, अब मैं व्हाइट कलर यूज कर देता हूँ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग ब्लैक कलर फॉर सो लॉन्ग। बताओ भाई अभी क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये नो सूनर का यूज क्यों करते हैं हम, नो सूनर देन का यूज क्यों करते हैं, हम करते हैं टू कॉन्वे दैट द सेकंड इवेंट मेंशन हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट। कहते हैं ना कि भाई मैं वहां पहुंचा ही नहीं कि ट्रेन निकल गई, इस तरीके से, मतलब कोई एक्शन, ठीक है, या कोई इवेंट दूसरे एक्शन से इमीडिएटली पहले हो, इमीडिएटली पहले। ठीक है, मतलब बिल्कुल ही, मतलब चंद सेकंडों का उनके बीच में डिफरेंसेस हो। जैसे कि अगर मैं सपोज करूँ कि भाई जैसे ही मैं क्लास खत्म करूँ कोई एंटर कर जाए, कि भाई मैंने क्लास खत्म की ही नहीं, ऑफिस बॉय ने एंटर कर दिया, ऑफिस बॉय ने एंटर कर दिया, यानी कि ही मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर मी और फॉर माय क्लास टू बी क्लोज्ड, है ना, ऑफ माय क्लास, क्या बोल दिया मैंने, टू बी शट डाउन, है ना। तो वही है, और माय उसको कुछ काम करना हो, है ना, तो ही मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर मी। तो भाई वही है कि भाई मैंने अपना स्क्रीन ऑफ की नहीं और वो बाहर से अंदर आ गया। तो यानी कि जब कोई सेकंड एक्शन फर्स्ट एक्शन के इमीडिएटली बाद में होता है, ठीक है, या ये मान सकते हो कि भाई जो सेकंड एक्शन है, ठीक है, हाँ ऐसे ही बोला ना मैं, या फर्स्ट एक्शन है वो इमीडिएटली पहले होता है सेकंड एक्शन से, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, नो सूनर देन का। और ये नेगेटिव नेगेटिव पेयर है कि इसलिए नो लगाया जा रहा है,
तो कभी भी आप बोलोगे ना तो नो सूनर वाली मतलब जो हिंदी इंडिकेशन होगी वो नो ही आएगी कि भाई मैंने क्लास क्लोज करी ही नहीं, जो अंदर आ गया, है ना, तो इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस। नो सूनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टॉप शाउटिंग। ये कहना कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि भाई टीचर ने, अच्छा पहले तो ये देख लो, पेयरिंग पेयरिंग किसकी, नो सूनर की किसके साथ हो रही है, देन के साथ हो रही है, ठीक है, तो पेयरिंग में कोई इशू नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं आप अपना जो रूल ऑफ इन्वर्जन है वो देख लो कि भाई नो सूनर है, एक तरह का एडवर्ब है, नो मतलब एडवर्ब, ठीक है। तो अगर एडवर्ब से सेंटेंस शुरुआत है तो पहले वर्ब आएगी, वर्ब आ रखी है बिल्कुल सही, और इसी में से आ रखी है डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये भी सही है, रूल ऑफ इन्वर्जन भी सही है। उसके बाद क्या था, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग देख लेते हैं, नो सूनर डज द टीचर, ठीक है, और मतलब वर्ब के बाद इमीडिएटली बाद क्या आ रहा है, आपका सब्जेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी देन के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ सकते हो। अब हिंदी मीनिंग क्या है कि भाई टीचर ने क्लास में एंट्री ली ही नहीं थी, बच्चों ने चिल्लाना बंद कर दिया, है ना, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। और हिंदी मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नो सूनर डिड हिज फोन रिंग देन ही वोक अप। हाँ, ये कह रहा चाह रहा है कि भाई उसका फोन बजा ही नहीं कि वो उठ गया, उसका मतलब बजते ही उठ गया, समझ में आ गया ना, तो इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर डिड है तो यह भी पास्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद नो सूनर हैड द स्मगलर्स सीन द पुलिस देन दे रैन अवे। अच्छा, यहाँ पे डिड भी यूज हो सकता है। अच्छा, ये गलत हो गया भाई। हम्म, वैसे नहीं सही है, इतना कोई मेजर एरर नहीं है। आप कभी कभार डिड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना उसमें दे नहीं रखा है, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ये जो है इसमें दे नहीं रखा है, यहाँ पे डिड का भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिड का यूज करोगे ना तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो। तो टेंसेस भी पता रहना चाहिए कि जब सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट वाला रूल आपको याद रहना चाहिए, सेंटेंस के अंदर डिड आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो दोबारा से वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, डिड भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है। अगर यहाँ पे डिड आएगा तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना, क्योंकि डिड भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू की, है ना। और हैड के साथ ये रहा एग्जांपल, नो सूनर हैड द स्मगलर सीन द पुलिस देन दे रैन अवे, कि भाई जैसे ही या इस तरीके से बोल सकते हो, स्मगलर्स ने पुलिस वालों को देखा ही नहीं कि वो भाग पड़े, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं क्यों गलत हो गया। नो सूनर डिड ही सी मी इमीडिएटली ही स्माइल्ड विद हैप्पीनेस। तो ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिड का यूज करा है, कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई हैड की जगह डिड भी यूज कर सकते हो, बट बैलेंसिंग ध्यान रखना कि भाई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इन द क्लॉज अहेड, है ना। तो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग का इशू है, नो सूनर के बाद इमीडिएटली लगा रखा है, तो जरूरत नहीं है, वो पहले ही नो सूनर और देन का कंस्ट्रक्शन वही बोल रहा है, इमीडिएटली ही बोल रहा है, तो दोबारा आप अपनी मर्जी से इमीडिएटली या कोई ऐसा वर्ड, ऐसा रिलेटेबल वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, केवल देन, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही स्माइल्ड विद हैप्पीनेस, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होगा व्हेन का, ठीक है, इमीडिएटली का, क्विकली का, सून का, एट मंथ, सडनली, इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने, केवल देन का यूज करना नो सूनर के साथ। आई होप यू आर गेटिंग इट, आगे बढ़े। अब है रादर देन। रादर देन क्या होता है बताओ। रादर देन हमेशा कब यूज करते हैं, हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं या किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, अब रादर देन का यूज होगा। रादर के साथ भी क्या यूज करोगे आप, पेयरिंग किसके साथ, देन के साथ। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, मतलब क्यों यूज होता है प्रेफरेंस, जब आपके पास दो इवेंट्स है, दो एक्शन है, दो काम करने को है, तो जो प्रेफरेंस आप देना चाहते हो जिसको, तो उससे पहले आप लगा दो रादर, ठीक है। और जिसको कम देनी है प्रेफरेंस, उसको वो देन के बाद आगे लगा दो, ठीक है। जैसे आई वुड रादर डाई देन क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक्शन है कि भाई एक तो मरना और एक गिड़गिड़ाना, ठीक है। आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो ज्यादा, डाई को, मरना पसंद करोगे, ठीक है। तो क्या करो, डाई पहले लिख दो, और जिसको कम प्रायोरिटी है गिड़गिड़ाना, उसको देन के बाद लिख दो, ठीक है, कि भाई मैं गिड़गिड़ाने से या रेंगने से बेहतर है मरना पसंद करूंगा, इस तरीके से, ठीक है। तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो, आई वुड रादर डाई देन क्रॉल, या आई वुड डाई रादर देन क्रॉल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही है। और इसमें इससे ज्यादा कोई मतलब टिपिकल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इतना ही है, इसलिए मैंने इसके केवल एक ही एग्जांपल लिखा है, तो एक बार में समझ में आ जाएगा, आई न्यू दैट एंड आई स्टिल नो दैट, है ना। तो रादर के साथ देन का यूज करो, और दो तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही है, ठीक है। अब और भी क्या एग्जांपल बना सकते हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल यूज इट इन माय नेक्स्ट स्लाइड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डू येट, ये तो वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, व्हेन वी वर डूइंग व्हाट, वी वर डूइंग
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कि भाई डू की जो पेयरिंग होती है येट के साथ होती है, और मैंने हिंदी बता दी थी इसकी क्या होती है, हालांकि, और येट की हिंदी क्या होती है, फिर भी, है ना। तो सही है। ये कब यूज होता है, जब आपको डाउट हो, डाउट को एक्सप्रेस करना हो, कोई कंडीशन एक्सप्रेस करनी हो जो अपोजिट हो फैक्ट से, या किसी विश से, या किसी कंसेशन से, यानी कि एक पॉजिटिव बात है, एक नेगेटिव बात है, तो आप किस पेयरिंग का यूज करोगे, डू येट का यूज करोगे, ठीक है। ऑल डू भी यूज होता है, लेकिन ऑल डू का अलग कंस्ट्रक्शन है, ऑल डू कभी भी किसके साथ नहीं आएगा, येट के साथ नहीं आएगा, ऑल डू की पेयरिंग येट के साथ नहीं होती है, और ऑल डू के साथ हमेशा कॉमा आता है, और वो हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में यूज होता है। और ये जो डू है, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, वॉट एवर एंड वेन एवर एंड हाउ एवर यू लाइक इट, है ना। चल, डू ही इज अ माइजर येट ही इज जनरस, इसका मतलब क्या होगा, आई न्यू कि भाई एक सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज व्हाई आई एडेड द सेम, कि भाई हालांकि वो कंजूस है, लेकिन फिर भी क्या है, वो जेनरस है ना। हालांकि वो कंजूस है, फिर भी वो क्या है, दयालु है, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आप यूज करोगे किसको, डू और येट की पेयरिंग को। और सेंटेंस आपके दिमाग में है तो बना दो। मैंने एक ही सेंटेंस को ऐड क्यों किया है स्लाइड में, क्योंकि आई न्यू कि भाई मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो आई डिड नॉट फील द सेम नीड अगेन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका इवन इफ या इवन दू, उसके बाद किसकी पेयरिंग बनती है इसके साथ, बट की, ठीक है। ये भी वही काम करता है जो डू ऑल डू करते हैं, या डू येट करता है। डिफरेंस क्या है देख लेते हैं, ठीक है। इवन डू या इवन इफ दोनों सेम है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एज इफ एज डू में कोई डिफरेंस नहीं था, ऐसे इवन इफ या इवन डू में कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक्सप्रेस करेगा फैक्ट को, समथिंग दैट इज रियल और ट्रू, ठीक है। अब ये वही काम करता है कि जैसे डू और येट करता है, तो डिफरेंस क्या है, ये जो होता है ना, ये ज्यादा एम्फैटिक होता है, ये स्ट्रांगर होता है देन डू या डू से, ठीक है। जो काम डू और येट करते हैं वही ये काम करता है, लेकिन थोड़ा सा एम्फैटिक है, ये एम्फोसाइज एम्फोसिस ज्यादा करता है, या ये मान लो स्ट्रेस ज्यादा देता है कंपैरेटिवली, ठीक है। जैसे इफ इवन इफ, अच्छा हिंदी बता देता हूँ, इसकी हिंदी क्या होती है, भले ही। हिंदी बहुत याद रखना जरूरी है, किस काम आती है याद रखने में। और इसकी तो आपको पता ही है, लेकिन, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, इवन इफ ही इज हंग्री बट ही कैन नॉट बेग, कि भाई भले ही वो क्या हो, भूखा हो, लेकिन वो भीख नहीं मांग सकता, ठीक है। बिल्कुल सही। उसके बाद इवन दो जॉन लुक्स गुड बट ही इज वेरी ट्रेचरस, कि भाई भले ही जॉन जो है बहुत अच्छा दिखता हो, ठीक है, अच्छा दिखता हो, लेकिन क्या है वो, ट्रेचरस है। ट्रेचरस का मतलब क्या हो गया, कार टाइप, है ना। तो भले ही जॉन अच्छा दिखने में अच्छा हो, लेकिन वो क्या है, मक्कार है, क्राफ्टी भी बोल सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपका क्या है, वेदर और नॉट, ठीक है। वेदर के साथ दो तरह की पेयरिंग बन जाएगी आपकी, वेदर के साथ ये तो और, ठीक है, या वेदर के साथ और नॉट, ठीक है। तो ये अलग अलग पेयरिंग है, ठीक है, या तो और लगा दो केवल, या और नॉट लगा दो, ठीक है। अब ये पेयर क्यों यूज होता है, अब आपको पता ही है, ये भी मैंने वैसे पहले करवा दिया है, बट आपको पता है क्यों यूज होता है। वेदर की हिंदी मैंने आपको बताई थी, दो होती है, एक तो होती है कि क्या, ठीक है, और दूसरी होती है भले ही, ठीक है। डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस को यूटिलाइज कर रहे हो विद बोथ ऑफ दी और ईदर ऑफ दी हिंदी मीनिंग्स, ठीक है। ये जो पेयर होता है, ये कब यूज होता है, दैट इज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट विच ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज इज ट्रू, मतलब यू डू नॉट नो कि भाई आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, और दोनों में से किसी एक की बात करनी है, दो चॉइसेस है आपके पास, तो आप किसका यूज करोगे, इस पेयर का यूज करोगे। जैसे आई एम गोइंग आउट टू नाइट वेदर यू लाइक और नॉट, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं रात को, भले ही, अब यहाँ पे हिंदी क्या हो गई, भले ही, ठीक है, भले ही तुम्हें पसंद आए या ना आए, ठीक है। तो वेदर की पेयरिंग किसके साथ हुई, और नॉट की, और नॉट के साथ, ठीक है, ऊपर वाली मतलब इस तरीके से। और नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग आउट टू नाइट विद, सॉरी ये क्या हो रहा है मेरे को, आई एम गोइंग आउट टू नाइट वेदर और नॉट यू लाइक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही है, ठीक है। या तो और नॉट को आखिर में डाल दो, ठीक है, या ऐसे कर दो, ठीक है, मतलब वर्ब से पहले, आई एम गोइंग आउट टू नाइट वेदर और नॉट यू लाइक, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं वेदर, इस पेयर को। नेक्स्ट लास्ट है, आई डू नॉट नो वेदर शी वांट्स टू स्टडी इन प्राइवेट स्कूल और इन द गवर्नमेंट वन, कि भाई अब मुझे नहीं पता की क्या, अब यहाँ पे हिंदी क्या पता है क्या बनी, की क्या, दो तरह की हिंदी होती है आपकी वेदर की, ठीक है, या तो की क्या या भले ही, डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो या इंक्लूड कर रहे हो सेंटेंस के अंदर। मुझे नहीं पता कि क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहती है या किसी सरकारी स्कूल में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है सच एज और सच दैट, सच एज और सच दैट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। सच की हिंदी पहले बता दो, सुन लो। सच की हिंदी क्या होती है, ऐसा, ठीक है, हिंदी याद रखना बहुत जरूरी है, तो रिलेट कर पाते हो आप, ट्रांसलेट भी कर पाते हो, है ना। तो सच के साथ एज आएगा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कैटेगरी, कैटेगरी मतलब, कैटेगरी मतलब
कैटेगरी मतलब पता है क्या होता है? मतलब एग्जांपल से बताऊंगा आपको, ठीक है? हिंदी मेरे को याद नहीं आ रही कैटेगरी की, ठीक है? या क्लासिफिकेशन, ठीक है? कोई क्लास आपको शो करनी हो तो सच एज का यूज करोगे, ठीक है? और सच दैट का यूज होता है आपको डिग्री बतानी किसी भी चीज की। डिग्री मतलब कितना एक्सटेंट है उसका, ठीक है? बाय मेंशनिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब आप किसी बारे में बात कर रहे हो, आप उसकी डिग्री बता रहे हो, ठीक है? बाय मेंशनिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है? उसका रिजल्ट क्या है, उसके नतीजे क्या है, ठीक है? देख लेते हैं एग्जांपल से। दोनों एग्जांपल है, ठीक है? एक है आपका इसका, एक है आपका इसका। मुझे पता है एक बार में समझ में आ जाएगा। ही प्लेड सच अ मैच एज प्लेड बाय द बेस्ट बैट्समैन, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? उसने ऐसा एक मैच खेला जैसे बढ़िया बल्लेबाज खेलते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी बता रहे हैं, किसकी कैटेगरी? बढ़िया बल्लेबाज, ठीक है? जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं, तो इसने यही काम करा ना। सच एज ने क्या काम करा? कैटेगरी बताई। मतलब कोई भी एक्शन को आपको क्या करना है? एग्जाम्पल लेना है किसी दूसरे, मतलब या रिलेट करना है किसी दूसरी कैटेगरी से, ठीक है? कहते हैं ना कि भाई ये ऐसा खेलता है जैसे सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो वहां पे सच एज का यूज करोगे जब आप क्या करोगे? एग्जाम्पल दोगे, ठीक है? या आप उसको क्लासिफाई करोगे, है ना? तो इस तरीके से, तो ही प्लेड सच अ मैच एज प्लेड बाय, उसने ऐसा मैच खेला जैसे कोई बढ़िया कैटेगरी वाले या बढ़िया बैट्समैन बल्लेबाज खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सच दैट का एग्जांपल। ही प्लेड सच अ मैच दैट इट टुक द मैच अवे फ्रॉम द अपोजिशन। दोबारा बोल देता हूँ, ही प्लेड सच अ मैच दैट इट टुक द मैच अवे फ्रॉम द अपोजिशन। इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई उसने एक ऐसा मैच खेला दैट, ठीक है? सच की कंपेयरिंग किसके साथ थी? एज के साथ। और इस वाले की क्या है? इस दैट के साथ। उसने ऐसा मैच खेला कि जिस तरीके से उसने खेला कि दूसरा जो अपोजिशन थी या दूसरी टीम थी, उससे उनके हाथ से वो मैच चला गया, ठीक है? यानी कि उसके मैच खेलने का नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? कि जो दूसरी टीम थी उनके हाथों से वो मैच चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं बता रहा है सच दैट, है ना? कि कौन ऐसा खेलता है, कौन वैसा खेलता है। वो बता रहा है कि उसके ऐसे खेलने से हुआ क्या। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सच एज का यूज करोगे कैटेगरी डिटरमिन करने के लिए, और सच दैट का यूज करोगे जब आपको क्या बताना है, किसी चीज को एग्जांपल देना है, कोट करना है, उसको उसके रिजल्ट बताने के साथ साथ, या उसके रिजल्ट बताते हुए, नतीजे बताते हुए। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े। अब है आपका नथिंग, और क्या है? एल्स या नथिंग एल्स, उसके बाद बट, ठीक है? मतलब नथिंग, ठीक है, या एल्स, या नथिंग एल्स, ठीक है? तो एक, दो, तीन, ये तीन तरह के आपके वर्ड है, ये फ्रेजेस मान लो। इसकी पेयरिंग होती है बट के साथ। और यहाँ पे बट की हिंदी पता क्या है? बट की हिंदी यहाँ पे लेकिन नहीं है। ये मैं क्या कर दिया, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। लेकिन लिख दिया मैंने। क्या है बट की हिंदी आपकी? लेकिन नहीं है। क्या है? नहीं है। जो मैंने आपको बताया था इवन इफ इवन दो में जो बट की हिंदी होती है लेकिन होती है। लेकिन यहाँ पे बट की हिंदी या तो ये मान लो एक्सेप्ट इंग्लिश में, या कभी कभार जो भी बनता है, डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हो। तो दो तरह का आपका मीनिंग बनता है किसका? बट का। व्हेन यू आर यूजिंग बट विद नथिंग एल्स या नथिंग एल्स, ठीक है? और मैंने बता दिया कि भाई आपको केवल बट का यूज करना है, ठीक है? कोई और वर्ड लाइक दैन का यूज नहीं करना। जैसे देर इज नो वन एल्स बट यू, देर इज नो वन एल्स बट यू। यहाँ पे बट क्या है? यहाँ पे बट की हिंदी पता क्या है? लेकिन नहीं है। यहाँ पे बट की हिंदी क्या है? एक्सेप्ट। कि भाई यहाँ कोई नहीं, सेंटेंस क्या बोलना चाहता है? यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, यहाँ कोई नहीं है एक्सेप्ट यू, ठीक है? तो बट की जो मतलब होता है ना यहाँ पे, वो लेकिन वाला नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे स्पेयरिंग के साथ, इन वर्ड्स के साथ, या तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट या नथिंग कैन बी सेड, ठीक है? यहाँ पे देन नहीं आएगा, क्या आएगा? बट ही आएगा, ठीक है? तो पेयरिंग भी ध्यान रखनी है। इज नीडेड, ठीक है? नथिंग कैन बी सेड बट इज नीडेड। यहाँ पे बट की हिंदी हो जाएगी जो। इसका मतलब क्या हो गया? कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो जो जरूरी है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो जरूरी है। तो बट को समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे इनके साथ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना। ये बट वो वाला बट नहीं है जो इवन इफ या इवन डू के साथ यूज होता है, या जो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, वो वाला बट नहीं है। यहाँ पे जो बट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये दोनों है। एक्चुअली में ये वाला बट है ना, कंजंक्शन नहीं है, प्रपोजिशन है। क्यों है? मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता लेक्चर को, बट अभी के लिए ध्यान रखो, बस पेयरिंग ध्यान रखो और यूज ध्यान रखो, हाउ यू हैव टू एम्प्लॉय दिस पेयर ऑफ कंजंक्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अदर देन, इसका मतलब क्या हो गया? अदर के बाद क्या आता है आपका? देन आता है, ठीक है? कैसे आता है देख लेते हैं। आफ्टर द एडजेक्टिव अदर, द ओनली वर्ड दैट कैन बी करेक्टली
used for contrasting one thing with another is than, ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है कि अदर का जो बनेगा आपका पेयरिंग than के साथ बनेगी, वो ये कंपैरिजन करने में यूज होता है। ये वर्ड जहां दिख गया ना आपको समझ जाना वहां पे कंपैरिजन हो रहा है। ये वर्ड कंपैरिजन के अलावा किसी चीज में यूज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद है, आप देन के अलावा फ्रॉम, एक्सेप्ट, बट नहीं लगा सकते हो, ठीक है, यही बोल रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी हैव नो अदर टीचर लाइक यू, गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि अदर का वर्ड देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास तुमसे अच्छा टीचर कोई नहीं है, सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है, फिर भी गलत क्यों हो गया, क्योंकि अदर के बाद केवल और केवल देन का यूज होगा, कि भाई हमारे पास तुमसे अच्छा टीचर नहीं है, अच्छा तो नहीं बोला यहाँ पे, हमारे पास तुम्हारे अलावा टीचर नहीं है ना, हमारे पास तुम्हारे अलावा टीचर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, यू हैड नो अदर ऑप्शन, वही है, देन आएगा बट नहीं आएगा, बट टू आस्क फॉर एन अपॉलजी, कि भाई तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था माफी मांगने के अलावा, है ना, तो इस तरीके से याद रखो। यू हैड अनदर रीजन, या अनदर रीजन, फिर वही है, फ्रॉम नहीं आएगा, देन ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये अनदर क्या है, ये एक्चुअली में जो अनदर होता है वो होता ही क्या है, वो होता है ये अनदर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अनदर क्यों लिख दिया मैंने, वही है, या इसको अनदर भी बोलते हैं, ठीक है, तो वही है, पेयरिंग सेम रहेगी, है ना। यू हैड अनदर रीजन देन व्हाट ही प्रोफेस्ड सॉरी, ठीक है, आगे बढ़े, अरे खत्म हो गया। तो आज का सेशन ठीक ठाक था, ज्यादा लंबा नहीं था। कितना टाइम हो गया अपने को, 55 मिनट का लेक्चर था आज का, ठीक है। तो आई फेल्ट वेरी नाइस, वाई, बिकॉज एक लंबा लेक्चर जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का है, मैंने कंप्लीट किया आज। और आज के सेशन में आई होप कि भाई अगर आप सीरियस होगे तो पूरा लंबा लेक्चर ले सकोगे, बिकॉज इस पूरे सेशन में मैंने टोटली जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, तो मैंने सब कंप्लीट करवा दिया है। तो इसके अलावा आपको बाहर जाके कोई और कोई लेक्चर या और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो बिलीव मी और हैव अ फेथ ऑन मी कि भाई जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच ईच ऑफ माय लेक्चर्स एंड देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ और मेक अ रिवीजन और टेक अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई सारे लेक्चर्स लेते रहोगे पढ़ते रहोगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन ही ना करो, क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, उससे क्या होगा आपको पता है क्या होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, नहीं न्यू टॉपिक नहीं, पहले हम क्वेश्चन करेंगे कंजंक्शन का, है ना। तो कंजंक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वी विल बी डूइंग देम फर्स्ट, उसके बाद हम प्रपोजिशन को स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंजंक्शन, आफ्टर गेटिंग कंजंक्शंस कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में with the varieties of questions on conjunctions only. Until then, what you have to do, you have to be prepared for your further examinations and what, keep on learning and what, be careful and have fun in your life. Bye bye, take care and sayonara.